एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 और ये है अध्याय 5 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसको पढ़ने के पहले पहले आप इसका पूरा पाठ एक बार देख लीजिए और इसमें कुछ चीज़ें भरने को दी गई हैं तो उसको आप भर भी लीजिए। जैसे यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को उचित वाक्य में लिखो एवं चित्र पूर्ण करो। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको पढ़ना है। जंतु, प्रवास, वृक्ष, संकटापन्न जीव, अभयारण्य, झाड़ियाँ, सूक्ष्म जीव, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और पुनः वन रोपण। तो यहाँ पर लिखना है वन जंतु या पादप में लिखना है इधर संकटापन्न जीव। तो क्या क्या है, तो इसमें देखिए जंतु इसमें आ जाएगा, वृक्ष आ जाएगा, प्रवास का मतलब होता है आना जाना इधर उधर, ठीक है। संकटापन्न जीव तो इसमें आ जाएगा इधर अभयारण्य है ना, झाड़ियाँ, सूक्ष्म जीव, राष्ट्रीय उद्यान, पुनः वन रोपण। और प्रवास भी कौन करते हैं? प्रवास भी तो पक्षी या जानवर करते हैं, तो वो लिख सकते हैं। हालांकि जंतु और वन लिखा है तो उसको भी छोड़ रखा है, अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख दें। फिर इसमें कुछ अगर आपके मन में आ रहा है तो भर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, आप अपने हिसाब से देखेंगे। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भरना क्या क्या है? वनस्पति जात, प्राणी जात, रेड डाटा, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र और प्रवासी। तो भरना है संकटापन्न स्पीसीज का खाली स्थान यानी कि रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रहता है, तो यहाँ पर रेड डाटा भर देना है। वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का संरक्षण किया जाता है क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं, तो यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान भर देना है। फिर प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो यहाँ प्रवासी भर देना है। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल बनाए गए हैं, ये लिख देना है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं, ये इसको भर देना है। अब प्रश्न नंबर 2 आते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहे हैं ये कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? तो वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। फिर पौधों व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, ये सभी के सभी जो है उसमें पौधों जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र हैं, तो इसमें लगा लेना उपरोक्त सभी। तीसरा ये कह रहे हैं कि खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रक्रिया से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव बढ़ता है, ठीक है ना। और चौथा है यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो वन विलुप्त हो जाए तो क्या हो जाता है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ये में जो है इधर लिखना चाहिए था, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ये इसको ऐसे लगा लीजिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब आते हैं इसका 5वां नंबर। इसका 5वां नंबर ये है कि जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है या वे विलुप्त हो सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं संकटापन्न जंतु। तो इस पर टिक लगा लीजिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। उदाहरण बायसन यानी जंगली भैंसा, और एक भारतीय विशाल गिलहरी होती है। ये विशेष क्षेत्रों में ही होते हैं, हर जगह नहीं होते हैं ना।
तो इन्हीं को हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। और भी उदाहरण हैं, वो भी मिले तो वो आप अलग से भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? तो वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, ये कहलाता है वनोन्मूलन। अब प्रश्न नंबर 3 है कि सूखा क्यों पड़ता है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न नंबर 4 है इसी का कि राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र यानी निर्बाध रूप से, यानी कोई बाधित ना कर सके उन्हें, आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, इस हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 5, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है, इसे ही प्रवास कहते हैं। जैसे वो साइबेरियन सारस हमारे यहाँ आते हैं भारत में, उधर से, कहाँ से, साइबेरिया से, है ना, साइबेरिया रूस के एकदम ऊपर है उत्तर में, वहाँ से आते हैं। ये सब प्रवास करते हैं, फिर एक निश्चित समय बाद यहाँ से अपने बच्चे और जीव पैदा करके वापस चले जाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ये वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिख लीजिए पचमढ़ी का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक है, तो वो भी जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में है। वहाँ पर कोई ऐसे अनधिकृत गतिविधियाँ नहीं की जा सकती हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। मतलब सबकी हर पौधों, मतलब हर स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक बनाई गई हैं, जिससे आप उसके बारे में अध्ययन करके उनका आप संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट के लिए कीजिए। किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो चलिए जी लिखिए। वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में लिखना है कि ऐसे आरक्षित वन क्षेत्र जहां वन्य प्राणी यानी कि जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं। यहाँ प्राणियों एवं जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिख लीजिए कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र हैं तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों, क्या क्या आता है संघटक में, वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। उदाहरण सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर लिखना है कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो लिख दीजिए 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज के उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। ये हो गया जी कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी, यानी कि कागज का बार बार रिसाइकल करते रहिए आप।
अब अगला प्रश्न है कि वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है, वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनोन्मूलन से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर CO2, ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर CO2 कहलाते हैं, ठीक है, की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले ऊष्मीय विकिरणों को सोखकर विश्व उष्णन प्रभाव में वृद्धि करेगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग करेगी। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे कहीं सूखा पड़ेगा यानी अत्यधिक कम बारिश, तो कहीं अत्यधिक बाढ़ होगी। ये मतलब प्रलय के कारण हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्यों? तो छोटे जीव जंतु हमारे पारितंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। तो सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। ये था जी प्रोजेक्ट टाइगर। और 12वां नंबर प्रश्न है, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करिए। तो शुरू करते हैं। तो लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है। नंबर 1, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत बिल्कुल ही नहीं है। तो क्या होना चाहिए, तो वो भी लिख दो। ऐसा करने से प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ता है, जिसके भयानक दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। अतः इसके लिए कह सकते हैं, 1-2 लाइन और जोड़ दीजिए। इस हेतु कुछ अन्य विकल्प खोजे जाने चाहिए। इस हेतु कुछ अन्य विकल्प खोजे जाने चाहिए। अन्य विकल्प खोजे जाने चाहिए, यानी आप विकल्पों का विकल्प अगर रखते हैं तो आप बहुत कुछ समाधान मिल सकता है। अब प्रोजेक्ट 1, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो जी विशेष क्षेत्र के आपके इलाकों में जहाँ जैसे होते हैं, तो देखिए उसके बारे में लिखा गया है कि हमारे क्षेत्र में विशेष क्षेत्रीय पौधे जैसे लंगड़ा आम विशेष टाइप का होता है, ये सागौन, कछुआ, कहुआ ये वृक्ष है, ठीक है, बबूल, गुलमेहंदी, ये इस टाइप के कुछ विशेष क्षेत्रीय पौधे हैं, कुछ अन्य जगहों पर नहीं पाए जाते हैं। और हमारे क्षेत्र में कुछ विशेष क्षेत्रीय जैसे छोटी गिलहरी, लाल मुंह वाले बंदर, काले मुंह वाले बंदर, बाघ, सियार, लोमड़ी, ये सब जो है हमारे क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय जंतु भी हैं। अब निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र, और यहाँ लिखा गया संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मेरे जिले में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में। अगर यहाँ पर नाम लिखते हैं तो फिर एक में तो आ जाएगा, बाकी कहीं नहीं आ पाएंगे। तो जबकि राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ एक ही है, वन्य जंतु अभयारण्य एक ही है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हमारे जिले में नहीं है।
और मेरे प्रदेश में कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? 9 हैं। वन्य जंतु अभ्यारण्य 25 हैं। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? 3 है। और पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय उद्यान 103 है, वन्य जंतु अभ्यारण्य 543 है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18 हैं। ये लिखना है, इनका आंकड़े लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर शब्द लिखेंगे तो इतने पूजेंगे ही नहीं। तो अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 ये है कि वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाइए। तो वृक्षों की अत्यधिक कटाई के मुख्य उत्तरदायी कारक: नंबर 1, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, यही मुख्य उत्तरदायी कारण है, ठीक है। अब इसी का बा है प्रोजेक्ट में कि वनों की कटाई अर्थात वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। तो वनों की कटाई अर्थात वनोन्मूलन से पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव: एक तो सूखा होता है, यानी वर्षा में कमी, भीषण सूखा यानी वर्षा में एकदम कमी, इसको जो बोलते हैं भीषण सूखा। आज़ादी के पहले कई बार ये हो चुका है, तब अमेरिका से बहुत बार, अमेरिका से कई बार वो मंगवाना पड़ा था गेहूँ, है ना। वैसे तो आयात होता है, लेकिन ऐसे समय में मर्सी एक करके से मतलब मंगवाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरे देशों में भेजा जाता है ना। ऐसे बाढ़ होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, मरुस्थलीकरण यानी कि बिल्कुल बालू बालू हो जाता है, प्राकृतिक जल स्तर में कमी यानी भूजल स्तर जो होता है वो गिर जाता है, बंजर मिट्टी हो जाती है, दावानल हो जाता है, अगर कहीं कुछ बचा भी है तो वहाँ आग लग जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है ना। और इससे भी जब समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। मतलब एक चीज़ को आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये सारी चीज़ों का आपको आपदा झेलनी पड़ेगी, ये प्रभाव हो रहे हैं। चलिए, तो ये रहा अध्याय 5। अब मिलते हैं अध्याय 6 के साथ अगले वीडियो में।